तकरीबन 70 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस के दौरान एशिया में कई तरह के डायनासोर्स पाए जाते थे, जिनमें से कई ऐसे थे जिनके नॉर्थ अमेरिका में लुकलाइक्स भी मिलते थे और यहाँ तक कि टायरानोसोरस रेक्स का भी एक पार्शियल लुकलाइक मिलता था। क्योंकि इन पुराने लैंड्स में अपनी ही टायरानोसोर प्रजाति थी, उस वक्त उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन आज हम इस थेरोपॉड को टार्बोसॉरस के नाम से जानते हैं। ये भयंकर थेरोपॉड विशाल गोबी डेजर्ट में एक सोवियत लेग टीम द्वारा ढूंढा गया था, जहां एक बड़ा स्कल और वर्टेब्रे पाई गई थी। स्कल टायरानोसोरस रेक्स से अजीब तरीके से मिलता जुलता था, इसलिए सोवियत टीम ने सोचा कि उन्होंने अपना खुद का टायरानोसोरस ढूंढा है, जिसे उन्होंने टायरानोसोरस बटार का नाम दिया, जिसमें बटार का मतलब था हीरो। इसी दौरान इस खोज ने 3 और थेरोपॉड्स को भी ढूंढ निकाला जो साइज में अलग थे, जिसकी वजह से 2 नई गोर्गोसॉरस प्रजातियां और सबसे बड़े स्केलेटन के लिए एक अलग जीनस बनाया गया, जिसे उन्होंने टार्बोसॉरस का नाम दिया, जिसका मतलब अलार्मिंग लिजर्ड था। जबकि सोवियत पेलियोंटोलॉजिस्ट ने ये सही कहा कि उन्होंने एक नया जीनस ढूंढा था। उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में कुछ गलतियां की थी, क्योंकि 1 दशक बाद की गई एनालिसिस ने ये बताया कि उस सफर के दौरान ढूंढे गए सभी थेरोपॉड असल में एक ही जीनस और स्पीशीज के थे। ये जीनस जो पहले ही नया जीनस बताया गया था वो था टार्बोसॉरस, और इस तरह ये ख्याल कि उन्होंने एक नया टायरानोसोरस और गोर्गोसॉरस ढूंढा था उसे हटा दिया गया। फिर भी टार्बोसॉरस अभी भी बेशक एक टायरानोसोर था जो अपने रिश्तेदारों में देखे गए कई फीचर्स रखता था, जैसे एक एस शेप वाली गर्दन, छोटे हाथ और फ्यूज्ड पैराइटल बोन्स, और अपने सभी रिश्तेदारों में ये सबसे ज्यादा अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट टायरानोसोरस से मिलता जुलता था, जिसके साथ इसने अपने बॉडी प्रोपोर्शंस और लगभग एक जैसे एंडोक्रेनियल स्ट्रक्चर को शेयर किया था। दोनों में सिमिलर स्कल और दांत भी थे, लेकिन दोनों में कुछ फर्क भी थे, जैसे कि टायरानोसोरस का स्कल और बॉडी ज्यादा छोटे थे और प्रोपोर्शनली ज्यादा बड़े हाथ भी थे, जबकि टार्बोसॉरस के हाथ अपने बॉडी साइज के हिसाब से सबसे छोटे थे। ये डिफरेंसेस दोनों को ज्यादा अलग नहीं करते थे, और पेलियोंटोलॉजिस्ट अभी ये मान रहे हैं कि टायरानोसोरस और टार्बोसॉरस एक दूसरे के सबसे करीबी रिश्तेदार थे। टायरानोसोरिडाई फैमिली में इस सिस्टर ग्रुप को टायरानोसोरिनी कहा जाता है, जिसमें एक तीसरा मेंबर भी है, यूचेंग टायरानस, जो कि तीनों में सबसे छोटा और पुराना था और टार्बोसॉरस की तरह एशिया में रहता था। उनके मजबूत रिश्ते के कारण पहले कुछ लोग ये सोचते थे कि टार्बोसॉरस ने टायरानोसोरस रेक्स को जन्म दिया, जब कुछ टार्बोसॉरस इंडिविजुअल्स ने बेरिंग स्ट्रेट को पार किया जब वो कनेक्टेड था। लेकिन अब यह हाइपोथेसिस गलत माना जाता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में कुछ पुराने टायरानोसॉर्स भी मिले हैं जो हो सकता है टी-रेक्स में इवॉल्व हुए हों, जैसे डास्प्लिटोसॉरस। इसके अलावा एक रीसेंट स्टडी के कारण ये भी पता चला है कि एक और पुरानी टायरानोसोरस स्पीशीज भी थी, मैक्राइंसिस, जो टार्बोसॉरस से भी पहले की है, और इस थ्योरी पर और शक पैदा करती है कि टार्बोसॉरस टायरेंट किंग का फोरफादर था। मगर स्टडी ने फिर भी ये कंफर्म किया कि ये दोनों सिस्टर टैक्सन हैं, और कुछ हद तक इस वजह से टार्बोसॉरस की रेपुटेशन ओवरशैडो हो गई है, क्योंकि टी-रेक्स ने इसे अपने क्लेड का भी सबसे बड़ा मेंबर होने से रोक दिया। हालांकि ये 13 मालूम जेनरा में दूसरा सबसे बड़ा टायरानोसोर है। नेचुरली दूसरे सबसे बड़े होने के लिए एडल्ट टार्बोसॉरस बहुत बड़ा होता था, जिसका एवरेज साइज 10 मीटर यानी 33 फीट लंबा और हिप्स पर 3 मीटर यानी 9.8 फीट ऊंचा होता था। अपने स्ट्रॉन्ग स्केलेटल स्ट्रक्चर और एम्पल मसल्स की वजह से टार्बोसॉरस एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हैवी भी था, जो 5 टन से ज्यादा का था, जो इसे दुनिया का 13th हेवीएस्ट थेरोपॉड बनाता है, सुकोमाइमस और थेरिजिनोसॉरस के साथ टाई करते हुए। अगर इसके स्केल को देखा जाए तो आपको लगभग 5 एवरेज साइज के जिराफ्स चाहिए होंगे एक टार्बोसॉरस के वजन के बराबर करने के लिए।
और कुछ बड़े स्पेसिमेंस दिखाते हैं कि ये खौफ यहाँ नहीं रुकता। जैसे एक बड़ा स्कल जो 1.35 मीटर यानी 4.4 फीट लंबा था। ये माना जाता है कि एक ऐसे एडल्ट का था जो 39 फीट यानी 12 मीटर तक लंबा था, जो उसे टायरानोसॉरस मैक्राइएंसिस जितना बड़ा और टी-रेक्स की लेंथ में लगभग आइडेंटिकल बनाता है। हालांकि ये अब भी हल्का और ऊंचाई में छोटा था। इसके बावजूद टी-रेक्स के मुकाबले में साइज में छोटा होने का टार्बोसॉरस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अपने घर में ये फिर भी सबसे बड़ा प्रेडेटर था, जो इसे सबसे डोमिनेंट एपेक्स प्रेडेटर बनाने में मदद करता था। इसकी पोजीशन और भी मजबूत हो गई थी। इसके बड़े जबड़े और काटने की ताकत के साथ एक असली टायरानोसॉर के स्टाइल में टार्बोसॉरस के पास एक बहुत बड़ा और मजबूत स्कल था, जो बहुत सारे बड़े मसल से ढका हुआ था, क्योंकि इसमें एक बड़ा फिनिस्ट्रा या ओपनिंग थी जो मसल्स के लिए अटैचमेंट पॉइंट का काम करती थी। इस वजह से टार्बोसॉरस के पास एक बहुत ही पावरफुल बाइट थी, जो 10,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक एस्टिमेट की गई है, जो इसे कुछ बड़े थेरोपॉड्स जैसे जिगोनोटोसॉरस और आज के किसी भी जिंदा जानवर से भी ज्यादा फोर्सफुल बनाती है। ये हर हर्बिवोर के लिए बुरी खबर थी जो इसके एनवायरनमेंट में रहता था, और ये बात और भी खतरनाक हो जाती थी क्योंकि टार्बोसॉरस बिल्कुल भी टूथलेस नहीं था, बल्कि एडल्ट टार्बोसॉरस के मुंह में 58 से 64 बड़े टीथ होते थे, जो टी-रेक्स के टीथ से भी ज्यादा सेरेटेड थे। ये डेडली टीथ और इसकी ताकत ने टार्बोसॉरस को एक चलती हुई हाइड्रोलिक प्रेस बना दिया था, जो आसानी से अपने शिकार के गोश्त और हड्डी को तोड़ सकती थी और हर बाइट में बड़ा मीट निकाल देती थी, जो शिकार को रैपिड ब्लड लॉस और शॉक में डाल देता था। अपनी इस खौफनाक ताकत और साइज के साथ टार्बोसॉरस वाकई में जायंट एनिमल्स का कातिल था। आइसोटोप एनालिसिस के जरिए ये पता चला कि इसने हेड्रोसॉर्स, एंकाइलोसॉर्स और टाइटैनोसॉर्स को शिकार के तौर पर पसंद किया, जिनमें से कुछ जैसे सेरोलोफस और निमेक्टोसॉरस टार्बोसॉरस से भी बड़े थे। इस एनालिसिस को डायरेक्ट एविडेंस से भी सपोर्ट किया गया है, जिसमें सब ट्रे टार्बोसॉरस के बाइट मार्क्स के साथ मिले हैं। फॉसिल रिमेन से ये भी पता चला कि और बड़े डायनासोर्स भी इसके मेन्यू से बच नहीं पाए, जिनमें कुछ जायंट थेरोपॉड्स भी शामिल हैं। लेकिन मैं दूसरे टार्बोसॉरस की बात नहीं कर रहा, बल्कि डायनोकाइरस की बात कर रहा हूँ। ये एक जायंट ऑर्निथोमाइमोसॉर था जो सरप्राइजिंगली टार्बोसॉरस से बड़ा था, और इसका वजन 6 से लेकर 7 टन से भी ज्यादा हो सकता था। अफसोस के साथ इसके लिए साइज हमेशा हिफाजत का जरिया नहीं बना, जैसे एक रिकवर्ड स्पेसिमेन से पता चलता है, जिसमें से कई हिस्सों में बहुत ही शिद्दत से कट्स और पंक्चर मार्क्स मिले हैं, और ये इतनी ब्रूटैलिटी से हुआ कि ये एनिमल बेसिकली डिसएम्बाउल्ड हो गया था। ये हमला इतना केयोटिक था कि जब ये स्पेसिमेन पहली बार मिला तो काफी समय तक ये समझना मुश्किल था कि इसके रिमेन्स इतने स्कैटर्ड और डैमेज्ड क्यों हैं। एक और थेरोपॉड जो शायद इसके लिए फूड आइटम रहा होगा वो थेरेजिनोसॉरस है। ये थोड़ा छोटा था, मगर अब भी एक जायंट थेरोपॉड था जो अपने मैक्स साइज पर तकरीबन 5 टन का था, और इसके पास किसी भी जानवर के सबसे बड़े क्लॉज हैं। अब तक थेरेजिनोसॉरस के रिमेन्स में टार्बोसॉरस के शिकार के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन एक दिन ये बदल भी सकता है। ये तो साफ है कि टार्बोसॉरस एक जायंट स्लेयर था, और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि इसके कुछ यूनिक ट्रेट्स बस उन्हें टारगेट करने के लिए अडैप्ट हुए थे जो सबसे बड़े लैंड एनिमल्स थे, टाइटैनोसॉर्स। खासकर इसका स्कल, जो कि मजबूत मसल से घिरा हुआ था, बहुत ही ज्यादा रिजिड था, और इसका मैंडिबल दूसरे टायरानोसॉर्स के मुकाबले में ज्यादा मजबूत और इनफ्लेक्सिबल था। ये रिजिडिटी सॉरोपॉड्स को शिकार बनाने में एक बड़ा रोल प्ले करती थी, क्योंकि इससे टार्बोसॉरस को बाइट करते वक्त मजबूत ग्रिप मिलती थी और एक यूनिक इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म बनता था जो सिर्फ टार्बोसॉरस में देखा गया है, जिससे सॉरोपॉड्स के लिए बच के निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता था, और भागने का कोई रास्ता भी नहीं था जब बात स्पीड की आती थी, क्योंकि इनिशियल स्टडी से पता चला है कि टार्बोसॉरस 40 किलोमीटर पर आवर यानी 25 मील पर आवर की मैक्स स्पीड तक पहुंच सकता था, जो लगभग एक अफ्रीकन बुश एलिफेंट जितना तेज है।
ये स्पीड ज्यादा नहीं लगती, लेकिन सौरोपॉड्स और बड़े हाइड्रोसॉर्स को पकड़ने के लिए काफी थी, जो टार्बोसॉरस से भारी और धीरे होते थे। ये बेशक एक मास्टर क्लास शिकारी था जो कुछ हद तक मेसी हो सकता था, लेकिन साथ ही में बहुत ही प्रिसाइज भी था, जो इसके स्कैवेंजिंग के स्किल से हाईलाइट होता है। काफी फॉसिल्स पर देखा गया है कि टार्बोसॉरस ने कुछ स्पेसिफिक बोन्स के आसपास बड़ी लेकिन काफी मेटिकुलस बाइट्स ली हैं, जो ये दिखाता है कि वो लाश पर आखिरी बचे हुए फ्लैश को भी सफाई से निकाल सकता था, जो हर हालात में काम आने वाली एक काबिलियत है। और टार्बोसॉरस के टैलेंट्स यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि इसके पास एक अट्यून्ड सेंसेस की एक पूरी रेंज थी जो इसे जिंदगी भर मदद करती रही, और उनमें से एक सेंस उसकी स्मेल थी। टार्बोसॉरस के पास एक बहुत ही पावरफुल नाक थी, जिसके बारे में हमें उसके ब्रेन एंडोकास्ट से पता चला, जो एक बड़े ओल्फैक्टरी बल्ब और नर्व्स को दिखाता है, जो अक्सर उन्हीं जानवरों में मिलते हैं जिनकी सेंस ऑफ स्मेल बड़ी तेज होती है। ये क्वालिटी शिकार पर निकलने वाले टार्बोसॉरस को आसानी से अपने शिकार की खुशबू का पता लगाने में मदद करती थी, और इसके साथ ये मरे हुए डायनासोर्स की बू भी पहचान लेता था। ये भी कहा गया है कि उसकी प्रिसाइज स्मेलिंग कॉम्प्लेक्स मेटिंग बिहेवियर्स में भी काम आती होगी, क्योंकि उसके ओल्फैक्टरी सिस्टम में एक बड़ा जेकब्सन ऑर्गन था, जो टेट्रापॉड्स में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है और फेरोमोन्स डिटेक्ट करता है। इस ऑर्गन के साइज की वजह से टार्बोसॉरस आसानी से हर तरह के फेरोमोन्स को पहचान सकता था, जो उसे पोटेंशियल मेट ढूंढने में मदद करता। हमें पता है कि टार्बोसॉरस की ये ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा थी, जो शिकार और सोशलाइजिंग में ज्यादा इम्पोर्टेंट थी उसके विजन की तुलना में, क्योंकि उसके ब्रेन के वो पार्ट्स जो आईसाइट से जुड़े हैं ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे। इससे ये लगता है कि उसकी आईसाइट इतनी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिकन टायरानोसॉरस की तुलना में एशियन टायरानोसॉरस के स्कल्स पतले होते थे, जिनमें आंखें ज्यादातर साइड में होती थीं इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस वजह से टार्बोसॉरस में बायनोकुलर विजन नहीं था, लेकिन ये अपनी यूनिक हियरिंग कैपेबिलिटीज के साथ इस कमी को पूरा कर लेता था। उसके ओल्फैक्टरी सिस्टम की तरह उसकी ऑडिटरी नर्व भी प्रोपोर्शनली बहुत बड़ी थी, जो सजेस्ट करती है कि उसकी आवाज़ों को सुनकर प्रे को लोकेट करने की एबिलिटी अच्छी थी। अच्छी हियरिंग का होना ये भी दिखाता है कि उसका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन अबव एवरेज था, जो कि बड़े डायनासोर्स को टैकल करते वक्त बहुत काम आता था, क्योंकि इन फाइट्स में बहुत टगिंग और थ्रैशिंग इन्वॉल्व होती थी। इन स्कफल्स के लिए टार्बोसॉरस के पास एक और छोटी ट्रिक भी थी, उसकी स्किन। ये अजीब बात है कि पेलियोंटोलॉजिस्ट को पता है कि टार्बोसॉरस की स्किन कैसी थी। स्किन इंप्रेशंस के कारण जो ये दिखाते हैं कि बॉडी के कुछ एरिया स्केल से ढके हुए थे, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। अब तक एक फुटप्रिंट और थोरैसिक फ्रैगमेंट ने कंफर्म किया है कि उसके फीट और चेस्ट स्केली थे। अभी ये श्योर नहीं है कि उसकी पूरी बॉडी पर स्केल्स थे या नहीं, लेकिन हमें दूसरे टायरानोसॉरिडे से पता चला है कि उनकी बॉडी के मल्टीपल एरियाज में स्केल्स मिलते हैं। टार्बोसॉरस के केस में ये स्केल्स साइज में वेरी करते थे, जिसमें बड़े स्केल्स की विड्थ 2 सेंटीमीटर या 0.7 इंचेस थी, जो कि लगभग एक डाइम के डायमेंशंस के बराबर था। ये स्केल्स लाइफ में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते थे और सुपरफिशियल डैमेज जैसे स्क्रैप्स और कट से बचाते थे, जो बाद में इन्फेक्शंस में बदल सकते थे। ये शायद सबसे बेहतर तरीके से दिखाई देता है टार्बोसॉरस के रिमेन्स की कमी में, जो इन्फेक्शन से संबंधित डैमेज दिखाते हैं, और जो इकलौती डैमेज्ड बोन जो जानी गई है वो एक आइसोलेटेड हैंड से आती है, जो प्रे के साथ स्ट्रगल करते वक्त फ्रैक्चर हो गई थी। ये एक और बार साबित करता है कि ये बिल्कुल भी लेजी स्कैवेंजर नहीं था, बल्कि एक हाईली एक्टिव प्रेडेटर था, जो अपने इकोसिस्टम को अपनी डोमिनियन में बदल लेता था। और ये डोमेन काफी फैली हुई थी, क्योंकि रिमेन्स गोबी डेजर्ट और आज के दिन में ईस्टर्न चाइना में पाए गए हैं। इसके जाने पहचाने हैबिटेट्स में से निमेक्ट फॉर्मेशन सबसे बेहतर स्टडी की गई है, और ये वही जगह थी जहां टार्बोसॉरस सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, जहां से 97% स्केलेटन्स आए हैं।
आज के दिन ये फॉर्मेशन एक सूखा रेगिस्तान है, लेकिन जब टार्बोसॉरस अपने प्राइम पर था तब ये कई तरीकों से एक ओएसिस था, जहाँ का क्लाइमेट वार्म और ह्यूमिड था और जमीन बड़ी रिवर्स, शैलो लेक्स और मड फ्लैट्स के बीच स्प्लिट थी, जो सब लाइफ को सपोर्ट करती थी और एक्सपेंसिव मार्शेस और कॉनिफर डोमिनेटेड फॉरेस्ट को जन्म देती थी। इससे उस टाइम पे डायनासोर्स की एक बड़ी वैरायटी का होना मुमकिन हुआ, जिसमें टार्किया, बर्जपोल्डिया, होमेलोसेफली, ट्रेनोसेफली, ओपिस्थोसिलिकॉडिया, मोनोनाइकस, एडासोरस, गैलेमाइमस, एंसेरेमाइमस, आविमाइमस, कॉन्कोरैप्टर, गोबीरैप्टर, ओक्सोको, निमेक्टोमिया, ज़ैनाबाजार और बोरोगोविया भी शामिल हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ और भी टायरानोसॉरिडे मौजूद थे, जैसे कि बगराटन, रैप्टोरिक्स और एलियोरेमस। खुशकिस्मती से टार्बोसॉरस के लिए इनमें से कोई भी थेरोपॉड एक बड़ा खतरा नहीं था, क्योंकि सभी का साइज काफी छोटा था और एलियोरेमस, जो सबसे करीब का चैलेंजर था, वो तकरीबन 1 टन का था। फिर भी ये सब यंग टार्बोसॉरस के लिए खतरा हो सकते थे, जो अपनी जवानी के दौरान छोटे प्रे को टारगेट करते थे, और इससे कंपटीशन काफी बढ़ गया होगा। जो एडल्ट्स का डर था वो था उनका अपना माहौल, जबकि उनका एनवायरनमेंट साल के अक्सर हिस्सों में खुशहाल था। सेडिमेंट डिपॉजिट्स ने दिखाया है कि इस ओएसिस का एक अंधेरा राज भी था, वो था ड्राउट्स। कभी कभी, जैसे कि मशहूर मॉरिसन फॉर्मेशन में देखा गया है, ड्राउट्स होते थे जो वाटर रिसोर्सेज को सुखाकर बड़े ड्यून्स बनाने का सबब बनते थे। ऐसे वक्तों में जिंदगी का खात्मा लाजमी था और हर टार्बोसॉरस की सेंसेस का आखिरी इम्तिहान होता था। लड़ाई और कंपटीशन भी ऐसे ड्राउट के दौरान बढ़ जाते होंगे, जहां सिर्फ सबसे मजबूत ही जिंदा बच पाते होंगे। लेकिन किसी न किसी वक्त ना तो सबसे बड़ा और ताकतवर टार्बोसॉरस इस सब से बच पाया, क्योंकि फॉसिल्स सिर्फ मैस्ट्रैक्टियन एज के हैं, 70 मिलियन साल पुराने। कोई नहीं जानता कि इस मशहूर थेरोपॉड का क्या हुआ, लेकिन जैसे कि जिक्र किया गया, कुछ लोग समझते हैं कि ये किसी नए टायरानोसॉर में इवॉल्व हो गया होगा, जबकि दूसरे लोग ये सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज ने इसे मिटा दिया होगा। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है, एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।